बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो कि है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 21-22 और यहाँ पर ये आपका ऑप्शनल पेपर है। पेपर 4 है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन यानी मूल्य एवं शांति शिक्षा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनोवेशन इन एजुकेशन जितने भी क्वेश्चन पेपर थे 2021, 2018, 2017 जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर के साथ हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से जो आपका 2021-22 का प्रीवियस ईयर का पेपर है 4th उसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो यहाँ पर अगर इस पेपर के मिनिमम मार्क्स की बात की जाए तो आप सभी को पता है 40 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 घंटे का समय। तो 2021-22 का जो पेपर था वह लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड था यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे 10 में से 5 आपको करने थे, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का था। और 2018-17 की बात करें तो वो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था। तो यहाँ पर हम जो 2021-22 है चूँकि अभी प्रीवियस ईयर का ही जस्ट पेपर है तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्यवहारिक विज्ञान के संदर्भ में मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्लाइड साइंस, ब्रीफली राइट इट्स मेन फीचर्स। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं चूँकि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम व्यवहारिक विज्ञान में मूल्य की अवधारणा या आशय की बात करें यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन बिहेवियर साइंस, तो इसमें बताया है कि व्यवहार विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों के व्यवहार के अवलोकन से अपनी अवधारणाओं को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर मेनली जो पॉइंट हैं हम उनसे इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं व्यवहारिक विज्ञान में या व्यवहार विज्ञान के 3 पक्ष हैं। ये पहला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव मन एवं उसके कार्यों का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मानव समाज के विकास, संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन है। वहीं आगे अगर हम बात करें नव विज्ञान की तो नव विज्ञान मानव का अध्ययन है। मानव विज्ञान दुनिया भर के मानवों के अध्ययन है, उनका विकासवादी इतिहास है, वे कैसे व्यवहार करते हैं, विभिन्न वातावरण के अनुकूल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके कॉन्सेप्ट में बताई गई हैं व्यवहार विज्ञान में मूल्यों की अवधारणा के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें भी हैं कि मानव व्यवहार जो है विज्ञान विभिन्न विषयों क्षेत्रों से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि अपने आप में एक विषय व्यवहार की एक अच्छी समग्र समझ नहीं दे सकता। मानव व्यवहार की समझ में योगदान करने वाले विषयों को आमतौर पर इस प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है। तो ये सारे विषय हैं मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक, कानून, धर्म। तो इनको आप पढ़ सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट के लिए, इनके अर्थ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनकी परिभाषाओं से इसे और स्पष्ट कर सकेंगे। तो गोजर के अनुसार मूल्य मानवीय वर्ण के परिणाम है। गोजर ने मनुष्य द्वारा चयनित सार्वभौमिक विशिष्ट विषयों को मूल्य कहा है। हेंडरसन कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करे मूल्य कहलाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिभाषाओं में जो है बताए गए हैं। ओटावे कहते हैं कि मूल्य विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इनके अर्थ में बता सकते हैं। उसके बाद विशेषताएं पूछी थी कि मूल्य की विशेषताएं क्या हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। तो कई सारी विशेषताएं हैं। पहली है अमूर्त संप्रत्यय यानी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा है दीर्घ अनुभवों का परिणाम। तो पॉइंट वाइज आप चीज़ें जो हैं देख सकते हैं। तीसरा है सामाजिक स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पर चौथा, हाँ ठीक है, चौथा पॉइंट है कि व्यवहार निर्धारक। 5वां है मूल्यों का विकास। 6ठा पॉइंट है कि मूल्यों का चयन। 7वां पॉइंट है उचित कार्य प्रेरक। 8वां है आत्मसंतुष्टि। 9वां है परिवर्तनशीलता। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ के लिख सकते हैं। समाज एवं संस्कृति की पहचान, व्यक्तियों के आचरण का निर्देशक, शाश्वत मूल्य, अपरिवर्तनीय मूल्यों का विकास, अनुकरण एवं आत्मसात द्वारा संभव। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इन्हें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं मूल्यों के यानी वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन
जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2021 के पेपर में पूछा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए और मूल व्यवस्था में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पर हम संस्कृति की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कल्चर को डिफाइन किया गया है, कल्चर का अर्थ और परिभाषा बताई गई है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, संस्कार का अर्थ शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति का संबंध उन सभी वस्तुओं व विचारों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। ठीक है, और भी सारी चीज़ें संस्कृति के संबंध में दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं हर्शकोविट्स के अनुसार। इन्होंने बताया कि संस्कृति की बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनको परिभाषित अच्छे से किया है। फिर और भी परिभाषा है बीर स्टीड के अनुसार। इन्होंने बताया कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। तो ये तो था कल्चर के बारे में कि किस तरह से आप इसे परिभाषित करते हैं, किस तरह से उनकी डेफिनेशंस आप लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और चीज़ें देखते हैं। तो आगे था कि आप किस तरह से इनको अपने मूल्य में शामिल करते हैं। तो इनमें देखिए कई सारी पॉइंट्स हैं कि संस्कृति समाज और मूल्यों के आदर्श विचारों प्रतीकों का दायरा है। संस्कृति व्यक्ति की सामाजिक विरासत होती है, ना कि जैविकी विरासत। संस्कृति अर्जित की जाती है, अर्जन बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात संस्कृति के अर्जन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। संस्कृति जो है निरंतर प्रगतिशील रहती है। संस्कृति का स्वरूप अत्यंत व्यापक है या सार्वभौमिक है। विभिन्न समाजों की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ये सारी जो है इनके मूल्यों में निहित है। तो ये पॉइंट जो है मूल्य के लिए बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संस्कृति से पूछा गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। अगली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो थी वो थी लीडरशिप से, यानी नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। हमारे जीवन में नेतृत्व का क्या महत्व है। तो डिफाइन लीडरशिप, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन आवर लाइफ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि थर्ड आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में। तो इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो आशय दिया है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह को निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अग्रसर करता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो नेतृत्व की प्रभावशीलता पर ही प्रबंधन की सफलता आधारित होती है। और यहाँ पर देखिए परिभाषाएं हैं जो कि कुंटज ओ डोनेल ने बताया कि नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगे। और भी परिभाषाएं हैं, न्यूमर की है, जी मुरे की है। मुरे ने बताया कि नेतृत्व जो है अनुयायियों को नेता की इच्छानुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। तो ये सारी परिभाषाएं हैं जो कि पूछी गई हैं। ठीक है, इन्हें आप एक नज़र में देख लीजिएगा। आगे इसका इम्पोर्टेंट पूछा था यानी महत्व पूछ लिया था, तो इसके महत्व को हम देख लेते हैं क्या कुछ महत्व है। तो यहाँ पर प्रबंधन वह साधन है जिसके बिना संगठन निष्क्रिय रहता है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यह एक प्रेरक शक्ति है। ठीक है, आगे दिया है कि जो मानवीय साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर उपक्रम को प्रगति की ओर ले जाता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट भी हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि व्यवसाय प्रबंधन नेतृत्व के महत्व इस प्रकार है। अभिप्रेरणा का स्रोत है। ये अभिप्रेरणा के स्रोत में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मानवीय संबंधों का विकास कुशल नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। आगे भी और पॉइंट हैं। सहयोग प्राप्ति की आधारशिला है। नेतृत्व जो है विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने सहयोगियों और अनुयायियों का सहयोग प्राप्त करता है। आगे पॉइंट है अगला कि प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, कुशल नेतृत्व के माध्यम से प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित होता है।
ये सारी चीज़ें कि इससे एक और तो कर्मचारी उपक्रम की प्रगति के लिए अपना सब कुछ त्याग करने हेतु तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधक भी उनको हर संभव सहायता सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था लीडरशिप के बारे में इम्पॉर्टेंट और डेफिनेशंस वगैरह हमने यहाँ पर देख ली कि क्या कुछ लीडरशिप के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था कि सामाजिक जागरूकता से आप क्या समझते हैं, क्या यह सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल अवेयरनेस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सोशल अवेयरनेस के बारे में दी है कि क्या है सामाजिक जागरूकता। तो सामाजिक जागरूकता की बात करें तो जागरूकता चेतना का अर्थ जागृत अवस्था में रहने से है, क्योंकि कभी कभी जागृत अवस्था में भी व्यक्ति का अंतःकरण कुंठित रहता है। ये सारी चीज़ें, चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ आप परिभाषाएं वगैरह देखिए तो इससे आप चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा तो नहीं दी है, हमको लगता अर्थ में ही से परिभाषित कर दिया है कि सामाजिक संवेदनशीलता का दूसरों के लिए सहानुभूति एवं अनुमान लगाने की क्षमता, सामाजिक अंतर्दृष्टि, सामाजिक संचार, इसके पॉइंट हो गए। यहाँ पर सामाजिक जागरूकता समाज की व्यापक समस्याओं और पारस्परिक संघर्षों दोनों को समझने और उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक रूप से जागरूक होना अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक होने से संबंधित है जो हमारे आसपास है, साथ ही साथ उन लोगों की भावनाओं की सटीक व्याख्या करने में सक्षम है जिनके साथ आप बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस के बारे में दी गई हैं, इन्हीं से आप पॉइंट काट छाट के जो है लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर को लेकर के हम बात कर लेते हैं जो कि है यूएनओ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ। तो देख लेते हैं यूएनओ के बारे में चीज़ें। तो यहाँ पर यूएनओ को परिभाषित किया गया है, परिचय में बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल सिद्ध हुआ। ये सारी जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्र संघ की असफलता ने इस संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में जो है हस्ताक्षरित अंतर मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये सारी चीज़ें यूएनओ के बारे में है। उसके बाद सदस्य देशों के बारे में बताया गया है कि प्रारंभ में इसमें 50 सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कई स्वतंत्र संस्थाएं भी हैं जो प्रत्येक समस्या को अलग अलग स्तर पर सुलझाती हैं, जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, विश्व बैंक, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सबसे नए सदस्य देश मॉन्टेनीग्रो जिसको 28 जून 2006 को सदस्य बनाया गया। ये सारी चीज़ें यूएनओ के बारे में बताई गई हैं। आगे है इसके कार्य जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके 2 प्रमुख कार्य हैं, पहला है राजनीतिक कार्य, दूसरा है मानवीय कार्य। तो यहाँ पर हम इसके राजनीतिक कार्य को थोड़ा सा देखेंगे इनके पॉइंटों के माध्यम से। तो राजनीतिक कार्यों में पहला आएगा इंडोनेशिया का विवाद जो था, दूसरा है यूनान का मामला, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा एक नज़र में, सीरिया और लेबनान की समस्या, उसके बाद कोरिया का मामला जो था, उसके बाद कश्मीर की समस्या, ये सारे पॉइंट इसमें आएंगे। उसके बाद मानवीय कार्य यानी ह्यूमन वर्क में क्या है,
तो मानवीय कार्य में पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आर्थिक कार्यों का निष्पादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निकाय इत्यादि के माध्यम से करता है। और भी पॉइंट है, इन पॉइंटों पर एक नज़र जो है आप डाल सकते हैं। तो ये हो गए यूएनओ के फंक्शंस यानी कार्य, जो कि 2 प्रकार के थे। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 की पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, इनकी विस्तार से व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज इन्वायरमेंटल इशू, एक्सप्लेन थीम इन डिटेल। देख लेते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। तो यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दों की बात करें तो भारत में कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा, प्राकृतिक रूप से प्रतिबंधित सामान और प्राकृतिक पर्यावरण का प्रदूषण। भारत के लिए सभी चुनौतियाँ हैं जो भारत पर कठोर पर्यावरणीय प्रभाव डाल रही हैं। पर्यावरणीय के मुद्दे भारत के लिए बीमारी, स्वास्थ्य के मुद्दे और दीर्घकालीन आजीविका प्रभावित के प्राथमिक कारणों में से एक हैं। यहाँ पर प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे वन और कृषि भूमि का क्षरण, संसाधन की कमी, ठीक है, पर्यावरणीय गिरावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिक तंत्र में लचीलापन का नुकसान, ये सारी चीज़ें जो है मेजर बताई गई इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। आगे पर्यावरणीय मुद्दों की रक्षा के लिए कानूनी रणनीतियाँ भी हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सी रणनीतियाँ चलाई जा रही हैं, ठीक है। ये सारी कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा कानूनों को सक्रिय रूप से पारित करने के बावजूद पर्यावरणीय गुणवत्ता की वास्तविकता, ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका पर्यावरणीय मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में चीज़ें। तो यहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वसुधैव कुटुंबकम से क्या तात्पर्य है, समझाइए इसकी आवश्यकता है, महत्व को समझाइए, यानी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वसुधैव कुटुंबकम, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो देख लेते हैं क्या है वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध वाक्य है। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का प्रमुख संस्कार तथा विचारधारा है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है तथा इसमें निवास करने वाले लोग इस परिवार के बंधु हैं। वसुधैव कुटुंबकम का यह विचार सनातन धर्म का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के संस्कार का घोतक है। विश्व के स्तर पर भारतीयों की विचारधारा का यह मूल है। तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार संकीर्ण मानसिक स्तर के लोगों के इस विचार का है कि यह मेरा बंधु है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसमें एक श्लोक भी है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो यह मेरा बंधु है एवं यह मेरा बंधु नहीं है, ऐसा विचार छोटे चित्त वाले लोग ही करते हैं। उदार हृदय वाले व्यक्ति तो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। श्लोक का अर्थ बताया है कि इतिहास के बारे में सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें एक नज़र में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। और यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता के बारे में पूछा था कि क्या कुछ आवश्यकता है। तो इसमें पॉइंट पहला है कि संसार में सभी प्राणी समूह को एक सूत्र में पिरोकर मानव में हम भाव का विकास करने में वसुधैव कुटुंबकम की प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा है संसार में सभी प्राणियों में सद्भाव तथा सामाजिक सहयोग की भावना को विकसित करने में वसुधैव कुटुंबकम की अहम भूमिका है, ठीक है। समाज, राष्ट्र तथा संसार के सतत विकास तथा मानवता एवं मानव के अस्तित्व को स्थायी रूप प्रदान करने में भी आवश्यकता है। और इस तरह से कई तरह से इसकी आवश्यकता है जो कि इसके पॉइंटों के रूप में बताई गई है। तो इसे आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग पूछा था कि मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रोल ऑफ स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे।
तो यहाँ पर दिया है कि मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। तो इसके कई सारे पॉइंट है कि पहला है पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा है जीवन मूल्य संबंधी विषयों पर स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। तीसरा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जैसी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, नैतिकता या मूल्य शिक्षा पर भाषणों आदि के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कम से कम 10 पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात हो गई मूल्य के विकास में विद्यालय की भूमिका के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था वह था क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, स्पष्ट कीजिए, उसके मानव जीवन पर दुष्परिणाम की व्याख्या कीजिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी एक नज़र में हम देख लेंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिंडेस ने की थी। ठीक है, वैश्वीकरण के विचार को लेकर अलग अलग विद्वान जो है अपने अपने मत देते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषाओं से हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर मनस्वी ने बताया कि उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। प्रोफेसर TK राघवन कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास एवं सामाजिक विकास राज्य के नियंत्रण की सीमितता के अंतर्गत होता है, तब यह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, दुबे कहते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित है। तो ये तो था वैश्वीकरण के बारे में यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में अर्थ एवं परिभाषा। अब वैश्वीकरण के दुष्परिणाम भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सभी राष्ट्र जो आपसी सहयोग की प्रक्रिया द्वारा विकास कर रहे थे, इससे उनकी सहयोगात्मक प्रक्रिया को धक्का लगता है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के विकास से पहले वैश्वीकरण में अपना स्थान सुरक्षित करता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था उससे पहले ये देखिए, इसमें और भी पॉइंट है, इन पॉइंटों को जो है आप पढ़ सकते हैं। ध्यानपूर्वक इन पॉइंटों को देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्तित्व के विकास एवं चरित्र निर्माण में मूल्यों की उपयोगिता बताइए। एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ वैल्यूज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर व्यक्तित्व की बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बताया है कि किस तरह से गर्भाकालीन अवस्था में व्यक्तित्व का विकास होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बताएं कि किस तरह से मूल्यों में व्यक्तित्व जो है अपना रोल निभाता है, तो कई तरह से सहयोग, व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, आत्मसातकरण, इन सभी के माध्यम से जो है मूल्यों की अगर हम बात करें तो यह व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति में अपना अहम रोल निभाता है। ये सारे पॉइंट इसी के संदर्भ में बताए गए हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर भी लास्ट तक पॉइंट दिया हुआ है, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमारा जो 2021-22 का पेपर था उसके क्वेश्चन और इसके आंसर को हमने कंप्लीट करा दिया है। आप सभी के पास बुक होगी, सीरीज़ होगी, वहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से पढ़ करके जा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2021-22 का पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।